सो हम डायरेक्टली अभी हमारे सेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे 3 सिनेरियो दूँगी सिचुएशंस के और ये हमारा 2 सेकंड रूल रहेगा। मैं जो भी सिनेरियो आपको दूँगी ना, आपको वो तीनों के तीनों सिनेरियो को वन बाय वन 2 सेकंड में आप वो सिचुएशन में अगर अभी है तो उसका कैसा रिएक्शन होगा आपका, बिना ज़्यादा सोचे-समझे प्रेज़ेंट में अगर वो सिचुएशन आपके साथ हो रही है, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, वो आपको चैट बॉक्स में बता सकते हैं तो चैट बॉक्स में, अदरवाइज़ अपने आप को अनम्यूट करके भी आप बता सकते हो। तो फर्स्ट सिचुएशन है, अगर आप एक मॉल में हो और अपने बच्चे के साथ कहीं घूमने गए हो आप और अचानक अगर बच्चा मॉल में कहीं खो जाए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ये सिचुएशन अभी मेरे साथ नवरात्रि में हो चुकी है हाँ, एंड आई स्टार्टेड पैनिकिंग एंड आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज़ ओ मायरा आधे घंटे से मिल ही नहीं रही थी मुझे ओके, ओके। और मेरे आजू-बाजू वाले 10 लोग मेरे साथ ढूँढ रहे थे उसको, लेकिन मैं तो बहुत डर गई थी और मैं रोना शुरू कर दी। मेरे साथ हो गया है 10 दिन पहले। यस, ये सिचुएशन ऐसा है कि हमारे साथ होता मतलब पेरेंट्स के साथ ऐसे सिचुएशंस बहुत फ्रीक्वेंटली होते ही रहते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे भी थोड़े एक जगह पे बैठने वाले नहीं हैं। नहीं, करेक्ट? उल्टा ना वो डरी नहीं थी, वो पूछ-पूछ के सबको मेरे पास आ गई। लेकिन वो मुझे देख के फिर वो रोना शुरू की। हाँ, क्योंकि उसको भी थोड़ा फिर डर लगा होगा कि बहुत टाइम हुँ। हो गया। यस, करेक्ट। नाउ सेकंड सिचुएशन है, अगर कोई स्ट्रेंजर आपके पास या आपके बच्चे के पास आके ज़ोर से उसे डाँट दे या उससे रूडली बात करे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। यस, तो आप मतलब शायद उसको कुछ बोल दे या अपने बच्चे को वहाँ से लेके चले जाए, ऐसा कुछ कुछ भी रिएक्शन हो सकता है आपका, करेक्ट? आपका जो भी रिएक्शन है, आप लिख भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। और अब हम थर्ड सिचुएशन की तरफ चलेंगे। अगर आप एक पार्क में बच्चे को लेके जा रहे हो और बच्चा स्लाइड पे ऊपर चढ़ गया, लेकिन अब वो डर रहा है, वो नीचे नहीं आ सकता और आप भी ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो वो सिचुएशन में आप क्या करोगे? आपका रिएक्शन क्या होगा? उसको गाइड करेंगे कि तू धीरे-धीरे नीचे उतर, डर मत। थोड़ा उसको सपोर्ट करके उसको नीचे उतारेंगे, शांत करके जो भी है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो ये तीनों सिचुएशन में आपने देखा होगा कि आपके रिएक्शंस अलग-अलग होंगे और रिएक्शन ऐसे होंगे जो हमारे ब्रेन जो हमारा रेप्टिलियन ब्रेन है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ कि जब भी हम ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस करते हैं ना, जैसे मॉल में या कहीं भी भीड़ वाली जगह पे बच्चे का खो जाना या किसी का अचानक से आके बच्चे को डांटना, ऐसी सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपके दिमाग का एक पुराना हिस्सा एक्टिव हो जाता है जिसे हम रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं। और रेप्टिलियन ब्रेन हमारे ब्रेन के 3 जो मेन पार्ट्स हैं उसमें से सबसे पुराना पार्ट है, जो हमें हमारे एंसेस्टर से मिला है। और ये ओल्डेस्ट ब्रेन का पार्ट है जिसे हम रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं। ये रेप्टिलियन ब्रेन के अंदर एक छोटा-सा आलमंड शेप पार्ट होता है जिसे हम एमिग्डाला कहते हैं। और ये पार्ट हमारे जब भी एक्टिव हो जाता है, तब सारे रिएक्शंस हमें बाहर देखने मिलते हैं। और ये भी पार्ट हमारे केवमैन दोस्तों की तरफ से हमें इनहेरिटेड मिला है, जिसे हम एमिग्डाला कहते हैं। और ये सब मैं क्यों समझा रही हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा। जब भी केवमैन को खतरा महसूस होता है, जैसे एक टाइगर उनके सामने आ जाना या वो अपने हंटिंग के लिए बाहर जाते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, वो हर वक़्त एक सर्वाइवल मोड के साथ चलते हैं। क्योंकि उनको हर वक़्त एक डर रहता है कि अचानक कुछ हो जाएगा, तो वो एकदम आराम से कहीं घूम नहीं सकते। वो जितनी देर भी अपनी केव से बाहर रहते थे, हमारा एंसेस्टर, वो एकदम अलर्ट रहते थे। और हमारा रेप्टिलियन ब्रेन सर्वाइवल का ही काम करता है। उसका जो मेन फंक्शन है वो है सर्वाइवल। और अमिग्डाला का फंक्शन क्या है? अमिग्डाला का फंक्शन है हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना, उसको प्रोसेस करना। तो तुरंत जैसे ही कोई भी सर्वाइवल वाली सिचुएशन आती है, हमारा अमिग्डाला एक्टिव हो जाता है और उस वक़्त आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शंस रहते हैं। कौन से 3 ऑप्शंस? या तो आप वो सिचुएशन से भाग जाते हैं या तो आप फ्रीज महसूस करते हैं। वो सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए?
आपको पता नहीं है, आप एकदम ठंडे पड़ जाते हैं और वहां पे ही फ्रीज हो जाते हैं। और थर्ड सिचुएशन आप जो रिएक्ट करते हैं वो होता है फाइट। और ये हर एक पर्सन के साथ ये तीन सिचुएशन ही होती है, क्योंकि हमारा अमिगडाला और हमारा रेप्टिलियन ब्रेन इसी तरह से डिजाइन हो चुका है इतने सालों से। जैसे हमारे केवमैन, अगर उनके सामने टाइगर आ गया तो यही तीन रिस्पॉन्स उनके जनरली वो उस सिचुएशन में आते थे। तो आज भी हमारे पास वही रिस्पॉन्स है, लेकिन खतरा फिजिकल नहीं है या इमोशनल। खतरा फिजिकल नहीं है बट इमोशनल या साइकोलॉजिकल होता है। तो जब भी आप ऐसे सिचुएशन में आते हैं, आपका एमिगडाला तुरंत रिएक्ट हो जाता है और एक्टिव हो जाता है। तो बिना सोचे समझे, क्योंकि ये दिमाग का एक प्रिमिटिव पार्ट है, तो हम बचने के लिए बिना सोचे समझे तुरंत रिएक्ट करते हैं। तो जब आपको लगता है कि आप बिना सोचे समझे रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे गुस्सा आना, चिल्लाना, रोना, तो उसका मतलब है कि आपका एमिगडाला एक्टिव हो चुका है। But our reptilian brain also gets activated when our life is not in danger. जब ऐसा भी बहुत बार होता है कि कोई ऐसी डेंजर सिचुएशन नहीं है, बट तभी भी ये एमिगडाला हमारा एक्टिव हो जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि दिस इज व्हाट वी कॉल इट स्ट्रेस इन टुडेज लाइफ। स्ट्रेस एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जो परसिव डेंजर, मतलब ऐसा खतरा जो शायद असल में ना हो, लेकिन देखकर एक्टिव हो जाता है। मतलब मैंने यहाँ पे परसीव डेंजर कहा है, डेंजर नहीं। और इस इंसान ही एक शायद ऐसी प्रजाति है जो उस चीज की चिंता करती है जो शायद कभी हुई ना और ना ही होने वाली है। तो जब भी हम स्ट्रेस को फील करते हैं तो हम एक्चुअली वही तीन रिस्पॉन्स यूज करते हैं जो हमारे केवमैन दोस्त यूज करते थे: फाइट, फ्लाइट या फ्रीज। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आके किस तरीके से क्यों रिएक्ट करते हैं। यू ऑल गॉट इट? Yes. ओके। तो आज का हमारा जो काम ऑफ फ्रेमवर्क है, उसमें सबसे पहला पॉइंट था कि व्हाई एंड हाउ स्ट्रेस हैपेंस। उसके पीछे का जो साइंस था और हमारे रिस्पॉन्स क्यों और किस तरीके से काम करते हैं, वो हमने समझा अभी तक। हाउ कामर फ्रेमवर्क हेल्प अस, आज का हमारा जो फ्रेमवर्क है वो हमें किस तरीके से हेल्प करेगा। दिस फ्रेमवर्क गाइड्स पेरेंट्स टू शिफ्ट फ्रॉम स्ट्रेस टू कामनेस यूजिंग इजी एंड प्रैक्टिकल 6 स्टेप स्ट्रेटेजी। ये बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज हैं जो हम हमारी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं, और हम ये सारी एक्सरसाइज अभी करेंगे ताकि हमें स्टेप बाय स्टेप ये गाइडेंस मिले कि हम स्ट्रेस में से काम की तरफ किस तरीके से इजीली बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टेप 1 की तरफ सीधा आगे बढ़ेंगे, हमारे कामर फ्रेमवर्क की तरफ, कि ये कामर फ्रेमवर्क किस तरीके से काम करेगा। तो अगर आपके पास वर्कशीट अवेलेबल है अभी, तो आप प्लीज उसे ले लीजिए, अदरवाइज डायरी पेन में भी आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। I'll give you 2 seconds. आप सब रेडी कर लीजिए। ओके, स्टेप 1 है कैच द मोमेंट। सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपका स्ट्रेस ट्रिगर, आपके जो स्ट्रेस ट्रिगर्स है उसको पहचानना सबसे पहला और बहुत जरूरी काम क्यों है, क्योंकि बिना जाने आप कभी कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। आपको क्या प्रॉब्लम है वही अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप उसका किस चीज का सोल्यूशन निकालोगे, करेक्ट? तो इमेजिन करो, अगर आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत जगह पे फायर अलार्म लगे होते हैं, बिल्डिंग्स में भी रखे होते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में या ऑफिस में भी आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे स्मोक अलार्म्स लगे होते हैं फायर के लिए। और कई बार ये स्मोक अलार्म अपने आप बजने लगते हैं अगर थोड़ा भी धुआं हो तो, क्योंकि ये स्मोक अलार्म को पता नहीं है कि ये रियल फायर है या सिर्फ एक थ्रेट है। सेम हमारे अनकॉन्शियस रिएक्शंस भी ऐसे ही ट्रिगर्स है। जब छोटी छोटी स्ट्रेस हम इग्नोर करते हैं ना, तब एक टाइम ऐसा आता है कि ये ट्रिगर्स ऐसे बन जाते हैं कि फिर बिल्कुल जरा सी कुछ बात हो गई और हमें गुस्सा आ गया, और ये हम सबके साथ डेली लाइफ में होता ही रहता है। तो सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। आपको सोचना है आपके दिन के टॉप 3 स्ट्रेस ट्रिगर्स क्या है, और अभी हम इसे लिखेंगे साथ ही साथ। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि कोई मॉर्निंग रश हो गया, या बच्चों के साथ नाइट रूटीन हो गया, उनका मील टाइमिंग हो गया,
होमवर्क के टाइम में, तो पूरे दिन में ऐसे टॉप 3 आपके ट्रिगर्स क्या है जो आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ला देते हैं या आप एकदम पैनिक हो जाते हो? तो आप ये तीनों सिचुएशंस को अभी लिख लो। ये अब हमारा स्टेप 1 है कैच द मूवमेंट। उसका सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द ट्रिगर। आई विल गिव यू 1 मिनट, राइट इट डाउन। कई बार बच्चे टेंट्रम्स करते हैं तो वो आपका कोई ट्रिगर हो सकता है, या स्कूल से आने के बाद हमारी बात नहीं सुनते तो वो ट्रिगर हो सकता है। खाना खाने में उनकी आनाकानी तो वो ट्रिगर हो सकता है। सुबह में स्कूल जाने के टाइम अगर वो जल्दी नहीं करते, तो ऐसे आपके दिन के कोई भी टॉप 3 ट्रिगर मोमेंट्स जब आपको ऐसा लगता है कि ये अब मुझे स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा इनिशियल रिएक्शन। जब आपके ट्रिगर्स जब आपके ट्रिगर्स आते हैं तो आपका इनिशियल क्या रिएक्शन रहता है? अगर बच्चा टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है, तो आपको ऐसा होता है कि आपको ये अर्ज होती है कि मैं एकदम से उसके ऊपर शाउट कर दूँ, चिल्ला दूँ, या उसको कहीं रूम में बंद कर दूँ, या उसे कोई पनिशमेंट दे दूँ। आपका इनिशियल रिएक्शन क्या होता है वो सिचुएशन में जो आपने अपने लिए लिखी है? हम अभी वो लिखेंगे ताकि ये एक्सरसाइज साथ ही साथ हम अभी करते जाएँ। आपका जो भी इनिशियल रिएक्शन, आपको फ्रस्ट्रेशन फील होता है, इरिटेशन फील होता है, ओके, नाउ हम आगे अब बढ़ेंगे। व्हाट डिड यू डू इंस्टेड? अब हमें सोचना है कि हमने हमारा ट्रिगर लिख लिया, हमारा जो इनिशियल रिएक्शन हम डेली लाइफ में करते हैं वो भी हमने लिखा, लेकिन व्हाट डिड यू डू इंस्टेड, उसकी जगह हम और क्या कर सकते हैं? आप शायद 1 मिनट डीप ब्रेथ लेके आराम से अपने आप को टाइम देके 2 मिनट के लिए अपने आप को शांत रख सकते हैं। या फिर अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा और टीवी बंद नहीं कर रहा फॉर एग्जाम्पल, तो आप 1 मिनट के लिए चुप रह के शांति से उसे बोल सकते हैं कि लेट्स टेक अ ब्रेक फ्रॉम टीवी एंड प्ले अ गेम। तो आप जो इरिटेशन ट्रिगर वाली सिचुएशन है उसको आराम से कामली, बिना इनिशियल रिएक्शन के किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं वो लिखिए। आप ये भी कर सकते हैं कि अपने आप को रिमाइंड करा सकते हैं कि मुझे आराम से कामली सॉफ्टली बात करनी है। कोई भी सिचुएशन है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, शांति से बात करनी है। ये रिमाइंडर भी एक बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है आपके लिए। तो आप जो भी इनिशियल रिएक्शन की जगह आप कर सकते हैं, उसे आप लिखेंगे व्हाट डिड यू डू इंस्टेड की जगह। और इस स्टेप 1 का लास्ट स्टेप है हाउ डिड यू फील आफ्टरवर्ड्स। जब आपने आपके रिएक्शन को चेंज किया, तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? वो आपको लिखना है। ये कामर फ्रेमवर्क की वर्कशीट मैंने दी हुई है। अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो आप कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये वर्कशीट दी है और आपको ईमेल पे भी ये आई होगी। अभी आप आपने नहीं की है तो आप डायरी में भी कर सकते हैं इसे। तो स्टेप 1 में 4 पार्ट है। आइडेंटिफाई द ट्रिगर, देन इनिशियल रिएक्शन, then third, what did you do instead? And the last step is how did you feel afterward? यहां तक सबका कंप्लीट हो गया स्टेप 1? यस। गुड। नाउ वी विल मूव टू स्टेप 2। स्टेप 2 है अक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट। अक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट ये थोड़ा ट्रिकी स्टेप है, क्योंकि पेरेंट्स जब भी स्ट्रेस आता है या कोई भी नेगेटिव सिचुएशन होती है,
जैसे गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन या गिल्ट, हम अक्सर उसे जताते नहीं, हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, जब आप एक क्राइंग बेबी को इग्नोर करते हो तो क्या होता है? वो और जोर से रोने लगता है, करेक्ट? ऐसा ही जब हम अपने इमोशन को एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इसलिए उन इमोशंस को पहचानो और बोलो, यस मैं ये फील करता हूँ, इट्स ओके, और मैं ये ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जब आप अपने इमोशंस को नाम दोगे और एक्सेप्ट करोगे, तब वो आपका बॉस नहीं बनेगा। आप वो आपको कंट्रोल नहीं करेगा, आप उसे कंट्रोल करोगे, क्योंकि आपको पता है, आपने उसे एक्नॉलेज किया है। तो ये स्टेप में हम क्या करेंगे? आपको जब भी गुस्सा, इरिटेशन या कोई भी नेगेटिव इमोशंस आए ना, आप अपने आप से बोलोगे, हाँ मैं ये महसूस कर रहा हूँ, ये इमोशंस मुझे आ रहे हैं, और इट्स ओके। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, बट मैं ऐसा इसे पहचान रही हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बट मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। बस ये सेल्फ टॉक करो और देखो कैसे आपका इमोशन कमजोर पड़ने लगेगा, क्योंकि आपने उसे दबाने की जगह उसे एक्सेप्ट किया है। तो आपकी वर्कशीट में सबसे पहला स्टेप है, इस स्टेप 2 के लिए, व्हाट इमोशंस आर यू फीलिंग? दिन में जब भी ट्रिगर्स आते हैं या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती है, तो आप कौन से इमोशंस फील करते हो? आपको ओवरवेलमिंग फीलिंग आती है, आपको ऐसी हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है, गुस्से की फीलिंग आती है? कौन सी ऐसी फीलिंग है, कौन से ऐसे इमोशंस है जो आप बार बार डेली डे रूटीन में आपके उसे महसूस करते हो? तो अपने फर्स्ट स्टेप, व्हाट इमोशंस आर यू फीलिंग के वर्कशीट में उसे लिखिए। गिल्ट भी महसूस हो सकता है। बहुत बार मदर्स को ये गिल्ट भी रहता है कि मैं बच्चों को अच्छे से टाइम नहीं दे पा रही, या और किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। तो आपके जो भी फीलिंग्स, जो भी इमोशंस आपको होते हैं, जिसके लिए आपको स्ट्रेस या गिल्ट फील हो रहा है, तो आप उसे नाम देके वहाँ पे लिखिए। अब नेक्स्ट स्टेप है सेल्फ टॉक स्टेटमेंट। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है ओवरवेल्म, तो आप अपने आप को सेल्फ टॉक स्टेटमेंट क्या दोगे? आप बोलोगे, इट्स ओके टू फील ओवरवेल्म, आई डोंट नीड टू रिएक्ट इमीडिएटली, राइट? आई चूज टू टेक इट स्टेप बाय स्टेप। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एकदम तुरंत उसका रिजल्ट या तुरंत उसका सोल्यूशन मिले, ये जरूरी नहीं है। तो हम अपने आप को ये सेल्फ टॉक, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई आपको हेल्प कर सकता है, तो वो आप खुद हो। तो सेल्फ टॉक जो हम 24/7 अपने आप के साथ करते हैं, वो एक मेजर रोल प्ले करती है आपके स्ट्रेस को समझने में और उसे मैनेज करने में। तो जब भी आपके साथ कोई भी इमोशंस आ रहे हैं नेगेटिव, तब आप उसे सेल्फ टॉक स्टेटमेंट देके, एक्नॉलेज करके, एक्सेप्ट करके उसे अपना पावर स्टेटमेंट या पावर इमोशन बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है? पहले एक्सेप्ट का एक सेल्फ टॉक बोलो, एक्सेप्टेंस का, देन उसे रिफ्रेम भी करो। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप सेल्फ टॉक स्टेटमेंट में बोल सकते हो, यस आई एम एंग्री राइट नाउ, बट इट्स ओके टू फील दिस वे। आई आई विल रिस्पॉन्ड, नॉट रिएक्ट। करेक्ट? तो आपने जो भी इमोशन लिखा है, उसके अनुसार आपके लिए सेल्फ टॉक का स्टेटमेंट बनाइए। नाउ थर्ड स्टेप है इसी स्टेप 2 में, हाउ डिड नेमिंग द इमोशन मेक यू फील? अब जब आपने अपने इमोशंस को कोई नाम दिया है, उसे एक्नॉलेज किया है, आपने उसके लिए सेल्फ टॉक स्टेटमेंट बनाया, तो अब आपको ये इमोशन को नाम देने के बाद कैसा फील हो रहा है? आप ज्यादा कंट्रोल फील कर रहे हो, या आपको एक कामनेस की फीलिंग आ रही है? वो लिखिए आप। आपने आपके इमोशंस को एक्नॉलेज किया, तो आपको कैसी फीलिंग अब आ रही है? 1 मिनट रुकेंगे, आप ये स्टेप 2 पूरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम स्टेप 3 की तरफ आगे बढ़ेंगे।
पहले हमारे इमोशंस को पहचानना है, देन उसे एक्सेप्ट करके, एक्नॉलेज करके उसके लिए एक सेल्फ टॉक स्टेटमेंट बनाना है एंड देन अपने आप को ये पूछना है कि ये इमोशन को समझने के बाद, उसे नाम देने के बाद, एक सेल्फ टॉक स्टेटमेंट बनाने के बाद अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब आपके इमोशंस क्या है? तो फर्स्ट स्टेप से थर्ड स्टेप के बीच में आपका इमोशन चेंज होगा बिकॉज सेल्फ टॉक इज वेरी वेरी पावरफुल। आई होप स्टेप 2 सबका कंप्लीट हो गया होगा। स्टेप 3 की तरफ आगे बढ़े। ओके, विल मूव टू स्टेप 3 नाउ। स्टेप 3 है लेट गो एंड रिलीज। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेप है और इस स्टेप को हम एक विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस के साथ स्टार्ट करेंगे एंड देन हम वर्कशीट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आप पहले बताना आपको आवाज परफेक्टली आ रही है और एक अच्छी सी आरामदायक जगह पे आराम से बैठ जाइए रिलैक्स होके। आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो? यस। यस, ओके। तो अभी ये वॉइस आपको यस। क्लियर आ रही है कि नहीं, जरा मुझे बताना प्लीज। आंखें धीरे से बंद करो और एक डीप ब्रेथ लो। यस, इज इट क्लियर है। क्लियर है? ओके, यस। तो आप आराम से एक जगह पे बैठ जाइए आंखें बंद करके। यस, ये विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस है अपने इमोशंस को रिलीज करने के लिए और जो जो मैं इसमें गाइड कर रही हूँ वो आपको सुन के उसे महसूस करके फील करना है। फील द एयर एंटरिंग योर बॉडी और धीरे से छोड़ दो। जैसे ही आप सांस अंदर लेते हो, इमेजिन करो कि आप शांति को इनहेल कर रहे हो और स्ट्रेस को एक्सहेल कर रहे हो। अब अपने हाथ में एक बलून इमेजिन करो। ये बलून आपका स्ट्रेस, टेंशन और गुस्से को रिप्रेजेंट करता है। देखो ये कौन से कलर का है। इस बलून को अपने हाथ में महसूस करो जैसे ये धीरे धीरे बढ़ रहा हो। अब अपनी सारी नेगेटिविटी को सोचो, वो छोटी छोटी परेशानियां जो आपको टेंशन देती हैं। धीरे से अपने हर एक नेगेटिव थॉट को इस बलून के अंदर भरते रहो। हर बार जब आप टेंशन या स्ट्रेस महसूस करते हैं, बलून और बड़ा होता जा रहा है। देखो उसकी साइज अब कितनी हो गई है। सोचो कि हर एक गुस्से के पल या एंजाइटी के पल बलून के अंदर जा रहे हैं और वो भारी हो रहा है। महसूस करो इस बलून के वजन को, जैसे इसने आपकी सारी नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब कर लिया है। अब एक और डीप ब्रेथ लो और जब आप सांस छोड़ो, इमेजिन करो कि आप अपने हाथ से उस बलून को धीरे से रिलीज कर रहे हो। देखो जैसे ये बलून धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, वो आसमान में जा रहा है, दूर और दूर, बहुत दूर। जब तक ये एक छोटा सा डॉट बनकर डिसअपियर हो जाता है, तब तक उसे देखते रहो। अब वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। सोचो आपकी सारी नेगेटिविटी, आपके सारे बर्डन और स्ट्रेस उस बलून के साथ दूर चले गए हैं। बलून दूर उड़ चुका है और अब आप हल्का महसूस कर रहे हो। अब आपकी बॉडी में कोई वजन नहीं, आप एकदम रिलैक्स्ड हो, सुकून और शांति से भरे हो। अब एक और डीप ब्रेथ लो और इस मोमेंट को एंजॉय करो। महसूस करो कि आप सारी नेगेटिविटी को एक्सहेल कर रहे हो और सिर्फ कामनेस और पॉजिटिविटी इनहेल कर रहे हो। से विथ मी, आई चूज टू लेट गो।
और ये शांति को महसूस करो। अपने आप को टाइम दो और धीरे से अपनी आंखें खोलो। Give me one word. How do you feel? कैसा लगा आपको? हाँ, आप शेयर कर सकते हैं आपकी जो भी फीलिंग है वो, कि ये विजुअलाइजेशन करके आपको कैसा महसूस हुआ? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस, यस। यस। बहुत ही कामर एंड साइलेंस फील हुआ। और थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस टेक्निक कि अभी जब भी ऐसा फील होगा तो आई कैन विजुअलाइज दिस टेक्निक एंड हेल्प माई सेल्फ। श्योर, श्योर। थैंक यू Thank you. फॉर शेयरिंग। ओके, तो इसी के साथ हम हमारे थर्ड स्टेप के ऊपर आगे बढ़ते हैं, जो है लेट गो एंड रिलीज। ये स्टेप में हमें सबसे पहले ये देखना है कि आपने जो अभी विजुअलाइजेशन किया उसके अंदर आपको कौन से कलर का बलून देखने मिला। व्हाट कलर इज योर स्ट्रेस बलून? आपने जो स्ट्रेस मीन्स रेड फॉर मी। हाँ, तो आप वहां पे रेड लिख सकते हैं। आपने जो भी कलर का बलून अपने लिए इमेजिन किया अभी, वो कलर का बलून वहां पे लिखिए। देन सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। व्हाट डिड इट फील लाइक टू रिलीज इट? जब आपने उसे रिलीज कर दिया तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? कोई एक रश था जो निकल गया, दूर चला गया, कोई टेंशन किसी ने लिफ्ट कर लिया? हाउ डिड यू फील? जो भी आपकी फीलिंग है वो आप लिख सकते हैं वहां पे। और जब अभी आपने ये विजुअलाइजेशन करके ये स्ट्रेस को, ये बोझ को रिलीज किया है, तब अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये तीनों क्वेश्चन के आंसर ये स्टेप 3 की एक्सरसाइज में आपको देने हैं अपने आप को। सबसे पहले लिखिए व्हाट कलर बलून आपने जो देखा वो, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपके अंदर क्या इमोशंस चल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो। आपको एक क्लियर पाथ बताएगा ये। जब आपने उसे रिलीज किया तो वो आपके लिए उसका क्या मतलब था? शायद वो बलून ब्लू कलर का हो सकता है, तो आपने फील किया होगा फॉर एग्जाम्पल कि एक जैसे कोई सम एक समुंदर का वेव कहीं दूर चला जा रहा है आप में से उठ के, जो एक वो टेंशन की, वो स्ट्रेस की, वो फ्रस्ट्रेशन की एक जो वेव थी वो दूर जा रही है। तो आपने और कुछ भी महसूस किया हो सकता है, तो आपने जो महसूस किया है आप वो लिखिए। एंड देन लास्ट स्टेप है हाउ डू यू फील नाउ? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपको कैसा लग रहा है? आप पीसफुल, स्टेडी महसूस कर रहे हैं, रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, थोड़ा ईज फील कर रहे हैं? तीनों क्वेश्चंस का आंसर लिखिए वर्कशीट में एंड देन वी विल मूव टू स्टेप 4। ये 6 स्टेप का काम और फ्रेमवर्क है जो आपको एक बहुत ही क्लियर कट रोड मैप देगा आपके स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। स्टेप 4 है मॉडिफाई द माइंडसेट। एक
कई बार ऐसे भी हमें लगता है कि ये सब बातें बताने के लिए अच्छी है, डेली लाइफ में ये सब तो हो नहीं सकता है, आजकल के बच्चे कैसे हैं, हमारे बैक ऑफ द माइंड ये सब भी चलता ही रहता है कि बोलना आसान है, करना इतना आसान नहीं है। बट इसमें हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हम सबका दिमाग ऐसे ही प्रोग्राम किया गया है। हमारे ब्रेन को नेगेटिविटी को ज़्यादा पकड़ने की आदत है और ये हमने अभी जब हमारे एंसेस्टर की सर्वाइवल वाली जो भी साइंस थी वो समझी, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि हमारा ब्रेन का मैकेनिज़्म किस तरीके से काम करता है। एमिग्डाला हमें किस तरीके से हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करती है, क्योंकि वो हर एक सिचुएशन को सर्वाइवल के थ्रेट की तरह ही लेती है। उसे नहीं पता है कि ये रियल फायर है या एक सिर्फ स्मोक है। करेक्ट? तो सबसे पहला मॉडिफाई द माइंडसेट में हम स्टेप जो है हमारा, वो है स्ट्रेसफुल सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना। ये स्टेप में आपको सबसे पहले अपने आप को 2 क्वेश्चन पूछने हैं और उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज में आगे आगे बढ़ना है। थोड़ा रिलैक्स होके एकदम शांति से अपने आप से जो भी आपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन लिखी है अभी, उसके लिए 2 क्वेश्चन पूछिए। मैं इस मोमेंट को और कैसे देख सकता हूँ? जो भी आपकी सिचुएशन है, आपके बच्चों के साथ का स्ट्रेसफुल कोई टाइम है दिन का, या घर में कोई आपको ऐसी कोई डेली लाइफ में कोई सिचुएशंस आती है जहां आप अपने आप को स्ट्रेस में महसूस करते हो, तो वो सिचुएशन को, ये मोमेंट को मैं और कैसे देख सकता हूँ? एंड सेकेंड क्वेश्चन है, इस स्ट्रेस में सीखने का क्या चांस है? ये 2 क्वेश्चन अपने आप को पूछने के बाद हम ये एक्सरसाइज करेंगे। जो भी सिचुएशन आपने पहले लिखी होगी, शायद वो आपके बच्चों के साथ हो, आपके कलीग के साथ हो, आपके कोई फैमिली मेंबर के साथ हो। जैसे हमने केवमैन की बात की, इमेजिन करो पुराने जमाने में अगर एक आदमी जंगल में गया और उसने हर चीज को पॉजिटिव सोचकर इग्नोर कर दिया, तो वो सर्वाइवल के लिए डेंजर के सिग्नल को मिस कर सकता है, क्योंकि वो एकदम आराम से जंगल में घूम नहीं सकता, उसे अलर्ट रहना ही पड़ता है। इसीलिए हमारे ब्रेन नेगेटिविटी को फास्ट कैच करता है। बट गुड न्यूज़ क्या है कि आज भी आज हम कोई जंगल में तो नहीं रह रहे हैं और हमारा सर्वाइवल भी इतना डेंजर या इतने डरावने माहौल में नहीं है। हमारा माइंडसेट अब वो नेगेटिविटी पे डिपेंड नहीं करता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि साइंस कहती है कि हमारे ब्रेन एक न्यूरोप्लास्टिसिटी का पावर भी रखता है। मतलब अब हम अपनी सोच को मॉडिफाई कर सकते हैं। करेक्ट? क्योंकि हमारे पास वो न्यूरॉन्स की ताकत है, तो अब हमें इतनी डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब आप अपने माइंड को कॉन्शियसली ट्रेन करते हो, तो धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को सॉरी वो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव से रिप्लेस करने लगता है। मतलब आपने अगर अपनी सोच को शिफ्ट करके अपने स्ट्रेस को शिफ्ट किया, तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से शिफ्ट कर सकते हो और ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो जो भी आपकी सिचुएशन स्ट्रेसफुल आपने पहले लिखी थी, अब उसके लिए आपने अपने आप को 2 क्वेश्चंस पूछ लिए होंगे और शायद उसके आंसर्स भी आपको मिल गए होंगे कि मैं इस मोमेंट को और कैसे देख सकता हूँ, एंड सेकंड, इस स्ट्रेसफुल मोमेंट में सीखने के क्या चांसेस है। तो सीधा हम रीफ्रेम 1 जो हमारा एक्सरसाइज का पार्ट है उस पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिखा है कि चाइल्ड रिफ्यूजिंग टू क्लीन अप टॉयज, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे खेल के सारी चीजें वहीं की वहीं रख देते हैं, कितना भी उनको बोलो वो चीजें जगह पे नहीं रखते, उनका रूम मैशअप पड़ा रहता है। ऐसी बहुत सारी दिन में हमारे साथ ऐसी घटनाएं चलती रहती है। तो
फॉर एग्जाम्पल अब के लिए हम ये सिनेरियो को लेते हैं कि चाइल्ड अपने खिलौने को या अपने रूम को क्लीन करने के लिए मना बोल रहा है। तो इस सिचुएशन को आप किस तरीके से रिफ्रेम कर सकते हैं? आप बोल सकते हैं शायद दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू टीच रिस्पॉन्सिबिलिटी टू योर चाइल्ड, करेक्ट? तो आपने जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन लिखी है उसके लिए स्टेटमेंट एक बनाइए और उसे रिफ्रेम कीजिए कि इस मोमेंट को आप किस तरीके से पॉजिटिवली रिफ्रेम कर सकते हैं। सी, हम लोग सिचुएशंस नहीं बदल सकते, हम सिर्फ हमारा पर्सपेक्टिव बदल सकते हैं। सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं है, और जब हम हमारा पर्सपेक्टिव बदलेंगे ना तो वहां की एनर्जी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। गिव मी 1 मिनट प्लीज। सॉरी फॉर दैट। तो अपने आप को जितना आप पॉजिटिव रिफ्रेम करोगे उतनी ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक ताकत मिलेगी, एक पावर मिलेगा। और ये करना आसान है क्योंकि आप एक बार अपने ब्रेन को कॉन्शियसली कोई चीज के बारे में जागरूक होना सिखाएंगे तो वो बार बार वो पाथ पे चलेगा, क्योंकि हमारे पास न्यूरल पाथवेज का पावर भी है। तो कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशन, कोई भी थिंकिंग को चेंज करना हार्ड नहीं है, बस थोड़ा कॉन्शियस बनना जरूरी है। और ये मैं लिखने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम ये सारी चीजें लिखेंगे तब आपका माइंड और भी एक्टिव हो जाएगा। तो फर्स्ट हमने एक सेंटेंस रिफ्रेम कर लिया, अब हम सेकंड रिफ्रेम करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बच्चा टॉयज को क्लीन अप नहीं कर रहा है, तो आप उसे फर्स्ट रिफ्रेम सेंटेंस में लिख सकते हैं, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू टीच रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ सेकेंड टाइम अगर आपको कुछ रिफ्रेम करना है तो आप क्वेश्चन जो हमने पहले 2 पूछे थे उसके अनुसार उसे बोल सकते हैं या रिफ्रेम कर सकते हैं। ये रिफ्रेम हम हमारे सेल्फ टॉक के लिए कर रहे हैं। माई चाइल्ड नीड्स अ ब्रेक बिफोर स्टार्टिंग अनदर टास्क। आप अपने आप को ये रिफ्रेम दे सकते हैं कि शायद मेरे बच्चे को दूसरा काम शुरू करने से पहले एक थोड़ा ब्रेक चाहिए। तो आप जब वो सिचुएशन को पॉजिटिवली सोचना शुरू करोगे तो उसकी एनर्जी चेंज होगी, उसकी इम्पैक्ट बच्चों के बिहेवियर पर तुरंत दिखेगी। आपको 10-12 दिन भी वेट करने की जरूरत नहीं है, 2-3 दिन में ही आपको वो देखने मिलेगा कि आपके जो भी थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं, जैसे ही आपने अपने आप को सेल्फ टॉक पॉजिटिव देना शुरू किया कि तुरंत उसकी असर आपके बच्चों के ऊपर होगी, क्योंकि आपने अपनी आसपास की एनर्जी को बहुत चेंज कर दिया। और ये सारी चीजें बहुत अनकॉन्शियसली होती है, हम कॉन्शियसली इसके बारे में नहीं सोचते, और एक बार जब सोचना शुरू करोगे तब चीजें धीरे धीरे बहुत डीपली चेंज होंगी। तो ये रिफ्रेम करना बहुत जरूरी है, और जैसे जैसे आप कॉन्शियसली ये रिफ्रेम करना स्टार्ट करोगे आपका सबकॉन्शियस रिवायर होगा पॉजिटिव सोचने की तरफ। हर एक सिचुएशन को आप बजाय नेगेटिव, उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा पॉजिटिव की तरफ। और यही हमारा ये पूरी जर्नी जो भी हम पेरेंटिंग के लिए सीखते हैं, वो पूरी जर्नी का जो मेन सार है वो यही है कि हम हमारे माइंड सेट को चेंज करें। तो कामर फ्रेमवर्क का स्टेप 4 आपने कंप्लीट कर लिया होगा। कैन वी मूव ऑन स्टेप 5 नाउ? Okay, I'll move to step 5 now. Empower with positive self talk. ये मेरा बहुत फेवरेट स्टेप है। हमें ऐसा भी लगता है कि मैं ये सब करना तो चाहती हूँ लेकिन डेली लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, स्ट्रेस के मोमेंट में ये सब याद नहीं रहता है, जब स्ट्रेस आता है तो सब भूल जाते हैं, करेक्ट? मैं चाहता तो हूँ काम रहना लेकिन रह नहीं पाता हूँ, गुस्सा आ जाता है, एकदम से रिएक्ट हो जाता है। और आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, हम सबको ये लगता है कि प्रॉब्लम हमारे बाहर है, बच्चों के बिहेवियर में है, उनके एटीट्यूड में है, या फिर कोई सिचुएशन के अंदर प्रॉब्लम है। पर असली प्रॉब्लम बाहर नहीं अंदर है, और ये चीज हमें बहुत अच्छे से गांठ बांध लेनी है।
It's the negative self-talk that runs in our mind 24/7. हर स्ट्रेस मोमेंट पे हमारे माइंड में एक ऑटोमेटिक लूप चलता रहता है। मुझे स्ट्रेस को हैंडल करना नहीं आता, मैं ये सिचुएशन को संभाल नहीं सकती, मुझे बार-बार गुस्सा आ जाता है, मैं हूँ ही ऐसी, मैं एक अच्छी पेरेंट नहीं हूँ या मेरे बच्चे ऐसे हैं। ये सारे जो सेल्फ टॉक हमारे दिमाग में चलते ही रहते हैं, जिस पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और हमें लगता है कि प्रॉब्लम हमारे में नहीं है, हमारे बच्चों में नहीं है, शायद हम जो कर रहे हैं उसमें कुछ कमी है या शायद सिचुएशन ऐसी है या किसी और की वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना ज़्यादा ये बोलते हो, उतना ही ये नेगेटिव बिलीफ बन जाते हैं। आपके सेल्फ टॉक ही आपके बिलीफ्स हैं। और आप अनकॉन्शियस माइंड में वही रिएक्ट करने भी लगते हो क्योंकि अंदर अंदर वही टेप चालू है कि ये नहीं होगा, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, तो आपका माइंड वही लूप में फंसा रहता है। बट ये भी हमारी गलती नहीं है, ये ब्रेन की एक प्रोएक्टिव मैकेनिज्म है। जब आप बार बार नेगेटिव सेल्फ टॉक को रीएनफोर्स करते हो तो ब्रेन को ये लगता है कि यही सेफ है, यही सही है। और जैसे हमने पहले देखा, हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए हर टाइम सेफ्टी को ढूंढता रहता है। और साइंटिफिक स्टडीज भी यही कहती है कि 80% ऑफ डेली थॉट्स आर नेगेटिव और वो हमारे दिमाग में बिना सोचे समझे बार बार रिपीट होते ही रहते हैं। मतलब हमारा माइंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव सेल्फ टॉक पे प्रोग्राम हो चुका है। पर ये पैटर्न को तोड़ने का एक तरीका भी है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। और पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ये जो हमारा ऑटोमेटिक नेगेटिव माइंडसेट बन चुका है, उसको तोड़ने का सबसे आसान और 100% प्रूवन स्टेप है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? अपने माइंड को नए तरीके से प्रोग्राम करना है। जब भी कोई स्ट्रेसफुल मोमेंट आए तो अपने आप को बोलना शुरू करो, मैं ये कामली हैंडल कर सकता हूं। अपने आप को एक पावर हाउस बनाओ। हर वक्त किसी और के डिसीजन पे अब हमें कायम नहीं रहना या उस पे डिपेंड नहीं रहना है। हमें हमारी एनर्जी अपने आप के अंदर से लानी है। तो अभी मैं आपके साथ कुछ स्टेटमेंट बोलूंगी, मेरे साथ आप भी उसे रिपीट कीजिए। आई एम काम, आई एम इन कंट्रोल, आई कैन हैंडल दिस सिचुएशन इजीली, I am a positive and a patient parent. I am becoming better and handling stress every day. हर टाइम जब ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक करोगे तो धीरे धीरे ये आपकी अनकॉन्शियस हैबिट बन जाएगी और आपका ब्रेन नेगेटिव की जगह पॉजिटिव पैटर्न को पकड़ने एकदम इजी हो जाएगा, उसको पॉजिटिव चीजों को समझना, देखना और वही रास्ते पे चलना। तो आज से हर दिन सुबह एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के कोई भी सिचुएशन जो आपको सबसे ज्यादा बॉदर करती है उसके लिए अपने आप के साथ डेली बोलना है। कमिंग फ्यू डेज आपने ये 10-15 दिन भी किया तो वो आपकी पैटर्न ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले अभी हम स्टेप 5 में जो लिखेंगे वो है नेगेटिव सेल्फ टॉक, जो हम अपने आप से करते रहते हैं हर वक्त। तो अपनी डायरी में, अपनी वर्कशीट में सबसे ज्यादा जो नेगेटिव सेल्फ टॉक आप अपने आप से करते हो वो लिखो। विल गिव यू 1-2 minutes. 1 minute I think is more than enough. थोड़ा आप सोचोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आप अपने आप से क्या नेगेटिव बात सबसे ज्यादा करते हो। मैं नर्वस जल्दी हो जाती हूँ, या मैं सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर सकती, या मुझे गुस्सा बार बार आता है। जो भी आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक अपने आप के लिए है वो लिखो। ओके, नाउ पावर स्टेटमेंट लिखेंगे। अब ये नेगेटिव स्टेटमेंट को हमें पावर स्टेटमेंट में ट्रांसफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिखा है आई कांट हैंडल दिस कैओस,
तो आप अभी लिख सकते हो, आई एम कैपेबल ऑफ मैनेजिंग माई इमोशंस एंड स्टेइंग काम इन एनी सिचुएशन, या आई एम कैपेबल टू टॉक कामली विथ एवरीवन। तो आपने जो नेगेटिव सेल्फ टॉक लिखा है उसके अनुसार अपना पावर स्टेटमेंट बनाइए और उसे अभी लिखिए अपनी बुक में। ये सारी एक्टिविटी लिखनी है, लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे आप लिखोगे सब कुछ आपके दिमाग में रजिस्टर होता ही जा रहा है साथ ही साथ, फिर उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी थर्ड स्टेप है, हाउ डिड इट फील टू यूज योर पावर स्टेटमेंट। अब जब आपने अपना पावर स्टेटमेंट लिख लिया है तो हाथ में पकड़ के 3 बार एकदम हाई एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ ये पावर स्टेटमेंट को 3 बार बोलिए, आपने जो भी अपने लिए लिखा है, और फिर फील कीजिए कि अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। इमोशंस चेंज करना बहुत हार्ड नहीं है, बस हम उसकी तरफ जागृत नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, इसीलिए हम वही लूप में नेगेटिविटी में फंसे रहते हैं। एक बार जब कॉन्शियसनेस आ गई तो हर एक चीज बहुत आसान हो जाएगी। 3 टाइम अपने पावर स्टेटमेंट को रिपीट कीजिए विथ हाई एनर्जी और फील कीजिए एंड देन राइट कि आपने आपके पावर स्टेटमेंट को लिखने के बाद, बोलने के बाद अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। सबका यहाँ तक कंप्लीट हो गया, देन वी विल मूव टू अवर स्टेप 6 विच इज अवर लास्ट स्टेप। अगर कंप्लीट हो गया तो चेक बॉक्स में यस लिख सकते हैं आप। Okay, now we will move to step 6. Rebuild and reinforce. और मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी ये स्टेप को शुरू करने से पहले कि आप अभी तक बने रहे और अपने आप के लिए आपने इतना टाइम निकाला, क्योंकि ये जर्नी को समझने के लिए इतनी डेडिकेशन से सुना, प्रैक्टिस किया और अपने अंदर इतने चेंजेस लाने की कोशिश की। ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन हाँ, ये जर्नी अभी यहीं पे खत्म नहीं हुई है। आपने कभी जिम ज्वाइन किया है? बहुत सारे जने शायद जाते भी होंगे। कोई नई हैबिट डेवलप करने की कोशिश के लिए जब आप पहले दिन वर्कआउट करते हो तो क्या उस दिन मसल्स एकदम डेवलप हो जाते हैं? नहीं होते ना। तो ये भी सेम उसी तरह है। जब आप एक दिन मेडिटेशन करते हो तो क्या आप अगले दिन मॉन्क बन जाते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की। तो छोटी छोटी प्रैक्टिस को हर दिन रिपीट करना है, अपने नए रिएक्शन को रीइंफोर्स करना है और धीरे धीरे कामनेस को अपनी डिफॉल्ट सेटिंग बनाना है। जैसे हमने अभी स्ट्रेस को अपनी डिफॉल्ट सेटिंग बना के रखा है, अब उसे हटा के कामनेस को अपनी डिफॉल्ट सेटिंग बनाना है। और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है। इसीलिए हमने ये सारी एक्सरसाइज की, क्योंकि सिर्फ बातें करके या नॉलेज शेयर करके हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे अंदर क्या छुपा है और हमें क्या चाहिए, हमें जाना कहाँ है वो भी समझना जरूरी है हमारे। अब आपने सब टूल्स को सीख लिया है, ट्रिगर को पहचान लिया, इमोशंस को एक्सेप्ट करना भी सीख लिया, स्ट्रेस को रिलीज करना भी समझा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक बनाया हमने। अब इन सब चीजों को एक डेली रूटीन बनाना जरूरी है और यही ये स्टेप 6 का मकसद है। अब आपको हर दिन रात को बस 5 मिनट अपने लिए निकालने हैं। एक डायरी लो या पेन नोट, कुछ भी, आप डिजिटली नोट्स भी लिख सकते हो, और दिन के एक ऐसे मोमेंट को याद करो जब आपने कामली रिएक्ट किया, ओनली 1 मोमेंट। और ये 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट का ही काम है। बट रात को सोने से पहले डेली अपने आप को टाइम दो और सोचो कि मैंने आज के ये पूरे दिन में ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जिसे कामली हैंडल किया, पेशेंटली उसमें पेशेंस दिखाया, या अपने रिएक्शन को चेंज किया कॉन्शियसली। जैसे सुबह में बच्चे स्कूल के लिए लेट कर रहे हैं पर आपने बिना चिल्लाए शांति से उन्हें गाइड किया, या होमवर्क के वक्त बच्चे
फ्रस्ट्रेट करते हैं हमें, वो धीरे-धीरे कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आपने उन पे गुस्सा करने की बजाय उनकी सिचुएशन को समझा और फिर रिएक्ट किया। तो जो भी आपका डेली आप जो भी आज से जो भी आप बच्चों के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ फील करते हो, उसको कॉन्शियसली आप किस तरीके से बदलोगे, ये अब स्टेप 6 है। तो काम रिस्पॉन्स टुडे, आज आपका क्या काम रिस्पॉन्स होने वाला है, वो आप आज रात को लिखोगे अपनी डायरी में। और लिखना है, थोड़े दिन लिखोगे, फिर आपको ऑटोमेटिक ये आपके सबकॉन्शियस हैबिट बन जाएगी। और उसके बाद अपने आप को पूछना है कि अब जब मैंने ये अचीव किया है तो मुझे कैसा फील हो रहा है। अपने आप को एक्नॉलेज करो, अपने छोटे-छोटे स्टेप को भी सेलिब्रेट करो। एंड फिर कल अब मेरा नेक्स्ट डे का प्लान क्या है, ये स्टेप 6 आपको आज रात को करना है, क्योंकि जब आप आज के पूरे दिन को ये कॉन्शियसली बिहेव करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि अब मुझे कल और क्या इंप्रूवमेंट लानी है। आई होप आपको स्टेप 6 तक सब कुछ समझ में आया होगा और आपने इस वर्कशॉप को यहाँ तक एंजॉय किया होगा। यस। थैंक यू। तो ये हमारा कामर फ्रेमवर्क था। कैच द मोमेंट, देन एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट, let go and release, modify the mindset, empowered with positive self-talk, and rebuild and redesign, reinforce, right? मैंने जैसे आपको बोनस के लिए भी कहा था कि प्रॉमिस की थी कि आपको बोनस भी मिलेंगे, तो आपको ये सेशन के बाद आपको एक ईमेल आएगा जिसमें आपको स्ट्रेस फ्री पेरेंटिंग के अफर्मेशंस और एक पेरेंटिंग गाइड मिलेगी, जिसमें आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जो आपकी डेली लाइफ में आपके बच्चों के साथ और अपने आप के सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, और वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। आई एम श्योर अबाउट दैट। तो ये दोनों बोनसेस आपको आपके ईमेल में ये मीटिंग खत्म होने के बाद 15-20 मिनट्स में आ जाएंगे। अब मैं चाहूंगी कि आप सब लोग चैट विंडो में या अनम्यूट करके अपने आप को आपकी फीलिंग बताइए कि ये पूरा अभी तक जो आपने वर्कशॉप अटेंड किया, आपका क्या फीडबैक है, आपने क्या सीखा, क्या ऐसी कोई वाव मोमेंट आपके लिए रही जो आपको अच्छी लगी या आप शेयर करना चाहो। Yes, I learned ki how our mind works in any situations or in stressful situations. ओके, ग्रेट ग्रेट। Thank you. थैंक यू, थैंक यू। कुंजल जी लिख रही हैं, थैंक यू सो मच फॉर दिस बोनस, वेरी यूजफुल। थैंक यू कुंजल। एनीवन एल्स वांट टू शेयर एनीथिंग?